गुड आफ्टरनून प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, मैं मधु आपका स्वागत करता हूं एट द रेट डियर एग्जाम्स 1 में। और दोस्तों, ये बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए 4.0 और 5.0 के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक टॉपिक है रोलैक्ट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 1919 में हुआ था। दोस्तों, ये एक्चुअली जो है, ये तो एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक। और लेकिन ये सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं, इवन ये आपके बीपीएससी संयुक्त जो 70 एग्जाम हुआ है उसके लिए भी, आपका एसएससी के लिए, बिहार एसएससी के लिए, रेलवे के लिए, इवन जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उन सारे एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत लाभदायक है दोस्तों। तो अभी ये जो वीडियो बनाया है हमने स्पेशली बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए बनाया है। और जो लोग अभी नए हैं दोस्तों, उन लोगों से ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि आप लोग रेगुलर अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको एक सही डायरेक्शन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में जो भी है रिलेटिव से जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का, आप उनको ये शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये बीपीएससी का जो टॉपिक हमने लिया है रोलैक्ट एक्ट, उसको लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ दोस्तों, रोलैक्ट एक्ट। और रोलैक्ट एक्ट में क्या है दोस्तों कि एक्चुअली जो है रोलैक्ट एक्ट में क्या हुआ था कि एक जगह है पंजाब के अमृतसर में, ठीक है, और वो है जालियांवाला बाग, ठीक। वहां पे एक घटना होता है दोस्तों, और वो घटना में क्या करता है, लगभग 10,000 लोग एकत्रित होते हैं। और एकत्रित होने के पहले एक छोटा सा कहानी क्या है दोस्तों, कहानी के तौर पे इसको सुन लीजिए। एक व्यक्ति था सिडनी रोलैक्ट, ठीक है। और सिडनी रोलैक्ट क्या करता है दोस्तों, यही व्यक्ति है सिडनी रोलैक्ट, ठीक है। और ये सिडनी रोलैक्ट जो है दोस्तों, यही एक एक्ट लाता है, जिस एक्ट का नाम है सिडनी रोलैक्ट ना। और इसका काम क्या था दोस्तों, यह सोचा क्या चीज कि अगर हम क्रांतिकारियों पे गतिविधि, उस क्रांतिकारी गतिविधियों पर अगर अंकुश नहीं लगाएंगे, अगर उसको अभी भी नहीं रोके, तो एक दिन हमको क्या करना होगा, इस भारत से हमको बुढ़िया बिस्तर बोल करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। और इसलिए सिडनी रोलैक्ट क्या करता है कि एक एक्ट लगता है जिसका नाम है रोलैक्ट एक्ट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सिडनी रोलैक्ट एक्ट लाता है, जो 1919 ईस्वी में लाता है। और उस एक्ट में क्या था कि बिना किसी को, बिना कोई अपराध का, बिना कोई जुर्म का, या बिना किसी के केस के आधार पे, सिर्फ शक के आधार पे आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और यही रीजन था दोस्तों कि आपका सत्यपाल मलिक, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट कर लिया गया, जिसके विरोध में बहुत सारे लोग पंजाब का जो जलियांवाला बाग है अमृतसर में, वहां पे एकत्रित हुए विरोध करने के लिए। और दुर्भाग्य से दोस्तों, उसी दिन पंजाबियों का, जो सिखों का जो महत्वपूर्ण त्योहार था, उसी दिन बैसाखी भी था। और कुछ लोग, बहुत सारे लोग बैसाखी भी मनाने आए थे, लेकिन जनरल ओ डायर, या उसी को माइकल ओ डायर कहते हैं, ठीक है, वो व्यक्ति क्या करता है, जो सेना का अध्यक्ष था, उसने अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया और सैनिकों ने अंधाधुंध गोली चला दिया। और जिसमें लगभग 10,000 लोग वहां आए थे, जिसमें 1,000 लोग मारे गए और लगभग 3 से 4,000 लोग घायल हो गए, जिनको जो अस्पताल गए इलाज करवाया, है ना। और बाकी लोग जो भागने में सफल हो पाए, क्योंकि दीवार भी बहुत ऊंचा था, जो लोग बाउंड्री को पार कर गए वो बच गए, वरना जो लोग उसमें थे या तो मारे गए या तो घायल हो गए। अब वो जो घटना हुआ दोस्तों, जो दुर्दांत घटना हुआ था, और ये आधुनिक भारत में ये पहला ऐसा घटना है दोस्तों जो इतना बड़ा नरसंहार हुआ था। अब कहा दोस्तों, चलिए अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं। कहा रोलैक्ट एक्ट। अब रोलैक्ट एक्ट में दोस्तों, इसी को जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 कहते हैं, ठीक है। अब यही आपका क्या है दोस्तों, जालियांवाला बाग है, ठीक है। यही है आपका बाग है, जालियांवाला बाग, ठीक है। और ये जो व्यक्ति है दोस्तों, ये था आपका जनरल ओडायर, या माइकल ओडायर इसको कहिए, माइकल जनरल ओडायर, माइकल ओडायर, यही व्यक्ति है। अब कहा दोस्तों कि भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 ईस्वी में, जिसमें भारत में आप समझिए गांधी जी चंपारण सत्याग्रह कर रहे थे, उसी समय भारत में क्या हुआ, कुचलने के लिए 1917 में न्यायाधीश जो है सिडनी रोलैक्ट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की, जिसका उद्देश्य था
कि आतंकवाद, दोस्तों यहाँ पे आतंकवाद शब्द का उद्देश्य जो है ये भारतीयों से किया गया है, ठीक है। और स्वाभाविक है कि हम लोग के लिए आतंकवाद कौन था, तो अंग्रेज था, अंग्रेजों के लिए आतंकवाद कौन था, तो भारतीय। क्यों? क्योंकि भारतीय लोग आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और उसमें उपद्रवी भी हो रहे थे, तो इसके कारण से आतंकवाद का एक रूप दे दिया गया, ठीक है। फिर कहा कि उसी आतंकवाद को यानी क्रांतिकारी भारतीयों को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था, ठीक है, यही सिडनी रूलेट के। फिर कहा दोस्तों कि इसके सुझाव पर मार्च 1919 ईस्वी में पारित रूलेट एक्ट के नाम से जाना गया। जो पारित विधेयक था मार्च 1919 ईस्वी में, वह रूलेट एक्ट के नाम से जाना गया दोस्तों। अब कहा कि रूलेट एक्ट जो है, एक मिनट दोस्तों, कहा रूलेट आपका, चलिए अब कहा दोस्तों कि रूलेट एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए ही जेल में बंद रख सकती है। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। और यही कारण से, इसी कारण से दोस्तों इस कानून को क्या कहते हैं, काला कानून भी कहा गया। और उसमें जो शासक था दोस्तों वो चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 का था। उसी का जो कार्यकाल दिया गया है वो 1916 से 1921 दिया है। उसी के कार्यकाल में 1919 में रूलेट एक्ट पारित किया गया था दोस्तों। कहा कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसी कदम रूलेट एक्ट के विरोध में 1919 ईस्वी में प्रारंभ सत्याग्रह था दोस्तों, ठीक है। गांधी जी क्या किए, 3 मंचों का सहारा लेकर विरोध किए। गांधी जी ने रूलेट सत्याग्रह के 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। होम लीग का, ठीक है, होम लीग वही लीग है दोस्तों जिसका स्टार्ट किया था किसने, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने अप्रैल में स्टार्ट किया था। और वहीं पे एनी बेसेंट जो आयरलैंड की रहने वाली थी, उन्होंने सितंबर में स्टार्ट किया था। तो अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि कहे कि होम रूल लीग जो स्टार्ट हुआ था सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, तो पहले अप्रैल में किया था बाल गंगाधर तिलक जी ने, तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो होम रूल लीग और यहाँ पे दोस्तों फिर आपका खिलाफत और सत्याग्रह सभा, तीनों जो आंदोलन थे दोस्तों, तीनों का सहारा लिए थे कौन, तो गांधी जी। अब कहा दोस्तों कि पंजाब, यहाँ पे देखिए, कहा दोस्तों कि पंजाब के 2 लोकप्रिय नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमनकारी करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थे संपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई। अब कहा दोस्तों कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग नरसंहार की विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, रविन्द्रनाथ टैगोर, ब्रिटिश सरकार द्वारा उनको प्राप्त था क्या चीज, नाइटहुड की उपाधि प्राप्त था, सम्मान दिया गया था नाइटहुड का, उन्होंने क्या कर दिया, वापस कर दिया, लौटा दी दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों कहा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। एक व्यक्ति थे साउथ के शंकरन नायर, उन्होंने क्या किया था, वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्य थे। और ये जब घटना हुआ जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, तो उसके बाद ये क्या करते हैं, कार्यकारिणी से इस्तीफा दे देते हैं। फिर कहा दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया। अब दोस्तों यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि हंटर कमीशन का गठन किस चीज के लिए किया गया था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए किया गया था दोस्तों। चलिए अब कहा कि इस कमीशन में CH सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान भारतीय सदस्य थे। यार दोस्तों इसमें 3 भारतीय सदस्यों को रखा गया था, ठीक है, जिनका नाम था CH सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान। फिर है कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। मतलब दोस्तों सिर्फ लिपापोती कर दिया गया, सरकार को भी दोषी नहीं बताया गया और जो माइकल जनरल डायर था उसको भी दोषी नहीं बताया, बस निर्णय लेने का चूक बताते हुए उसको बस क्या किया, पद से हटा दिया गया। और स्टेटमेंट यह था कि हटना पड़ा। देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं, कहा दोस्तों, कहा गया कि उपद्रव क्रांति का ग्रहण रूप ले लेते, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था। तभी भीड़ की अधिकता देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि
मार्शल लॉ ये हुआ कि जैसे भीड़ अगर आदमी को किसी सेना को मार दे, इससे पहले ही क्या हो जाता है, सेना उसको मार दे, यही मार्शल लॉ कहलाता है। और इसी के कारण दोस्तों क्या किया गया, इसको गोली चलवाना क्या कर दिया गया, न्यायोचित कर दिया गया। मतलब कि ये एकदम कंपलसरी था, कॉम्प्लीमेंट्री था कि नहीं गोली चलाना जरूरी है, अन्यथा भीड़ ही क्या करता, उसको मार देता। मतलब इसमें क्या किया गया, इसमें जो मृत व्यक्ति थे उनका दोष न देकर उनको दोष दे दिया गया, न कि जनरल डायर को। फिर कहा कि साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य के केवल निर्णय लेने की भूल बताया। दोस्तों हम हंटर कमीशन क्या करता है, जो डायर का ये जो मरवाया था उसका क्या कर दिया, कह दिया कि यह निर्णय लेने का केवल भूल बता दिया। जनरल जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा। दोस्तों जानते हैं यहाँ पे एक शब्द है, आप लोग जो साहित्य के अगर विद्यार्थी होंगे, जो साहित्य के स्टूडेंट होंगे, उनको पता होगा दोस्तों कि हटाना पड़ा और हटना पड़ा दोनों दो बातें हैं। और यहाँ पे कहा कि उसके उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा। दोस्तों हटना पड़ा इसका मतलब है क्या चीज, कि जो हटाया है उसको बहुत अफसोस इस बात का कि उसको हटना पड़ा। ठीक है, वो उसने कोई गलती नहीं किया, बस उसको मजबूरी में हटना पड़ा, इसके कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, भारतीयों के लिए निगेटिविटी दिखाया गया और अंग्रेजों के लिए पॉजिटिविटी दिखाया गया। अब कहा दोस्तों कि किंतु ब्रिटानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक और ब्रिटानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। यार दोस्तों ब्रिटानी जो अखबार था वो क्या करता है, ब्रिटिश साम्राज्य का कहा कि रक्षक है, और जो ब्रिटिश में एक लॉर्ड सभा था वो कहता है कि नहीं साम्राज्य का शेर है। फिर कहा कि सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि दी। दोस्तों अंग्रेज में जो था, ब्रिटिश में मान का तलवार का मतलब होता है बहुत बड़ा सम्मान देना, रक्षा करना। ठीक है, तो वही दिया गया। मार्च मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह थे भाई साहब, उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दिया गया। दोस्तों इसमें भी एक छोटा सा कहानी क्या है कि सरदार उधम सिंह जो थे वो एक्चुअली सिख थे, पंजाबी थे, और चूंकि उनके यहाँ ही क्या हुआ था, ये नरसंहार हुआ था, जिसके कारण से उन्हें इस चीज का बहुत गुस्सा था, आक्रोश था, और बदला लेने का भावना तो था ही क्या, ये हर भारतीयों के मन में था। ठीक है, और ये एक्चुअली क्या करते हैं, लगभग 6 महीने वेटर का काम करते हैं लंदन में। और जब ये एक बार उनके होटल में जब ये जाते हैं तो एक समारोह के दौरान क्या करते हैं, सरदार उधम सिंह उनके जो माइकल ओडायर है उनके सीना में सामने से जाके गोली मारते हैं, और उसकी सामने से मारते हैं तो वहां के जो पुलिस प्रशासन थे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। और एक प्रशासन उनको कहते भी है कि उधम अगर आपको मारना ही था तो आप चाहते तो सेफ थे, वेटर थे, आप खाने में जहर मिला के भी मार सकते थे। तो उधम सिंह का कहना था भाई साहब कि अगर हम खाने में जहर मिला के मार भी देते तो पता कैसे चलता कि एक भारतीय ने मारा है ना। तो ये थे हमारे सरदार उधम सिंह जी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों कि जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। ठीक है, जो जांच समिति का रिपोर्ट था दोस्तों उसके प्रारूप को लिखने का कार्य जो है वो गांधी जी को सौंप दिया गया। जालियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। ठीक है, और मॉन्टेग्यू जो थे दोस्तों उन्होंने क्या किया, एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने क्या किया, निवारक हत्या की संज्ञा दे दिया। कहा कि दीनबंधु CF एंड्रूज, एक मिनट दोस्तों, चलिए, दीनबंधु जो CF एंड्रूज थे दोस्तों, इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। यार दोस्तों आप लोग, दीनबंधु CF एंड्रूज जो थे उन्होंने कहा था कि इस जलियांवाला बाग हत्या को कांड को जानबूझकर सूझबूझ की गई हत्या कह दिया गया। चलिए अब दोस्तों कुछ उससे मिलता जुलता और उसी टॉपिक का जो आपका PYQ है दोस्तों वो हम लोग देख लेते हैं। कहा दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, चलिए, कहा दोस्तों कि 30 मई 1919 को अपना अलंकरण, अपना ऑनर भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे। अब देखिए यहाँ पे कह दिया दोस्तों कि अभी हम लोग पढ़े हैं कि भारत सरकार को जो अपना अलंकरण का मतलब होता है दोस्तों ऑनर, ऑनर का मतलब हो अपना सम्मान लौटाने वाले व्यक्ति। ऑप्शन दिया आपका जमनालाल बजाज, तेज बहादुर सप्रू, गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर। और इस अनुसार आपका जो ऑप्शन हो जाएगा प्यारे दोस्तों वो आपका हो जाएगा जो अलंकरण
लौटाने वाले व्यक्ति थे वो थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और इस अनुसार आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। जैसे ही ये 13 अप्रैल 1919 को जो घटना होता है उसके बाद जो अपना ऑनर अपना अलंकरण लौटाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहा कि काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे और गिरफ्तारी के विरोध में किसके? स्वामी श्रद्धानंद और मजरुल हक के, कहा फिर मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना के, महात्मा गांधी जी और अबुल कलाम आजाद के, फिर कहा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल इसके विरोध में। तो प्यारे दोस्तों कहते हैं कि जो रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ था 13 मार्च में, उसका रीजन उसका जो मेन ये था कि उसमें बिना किसी अपराध के, बिना किसी जुर्म के, सिर्फ शक के आधार पे गिरफ्तार किया जा सकता है। और उसी के क्रम में डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके विरोध में भारी लोग क्या किए, भारी सभा में विरोध किया गया। और उसी के दौरान माइकल ओडायर गोली चलवाते हैं जिसमें 10,000 लोग की मृत्यु हो जाती है। और इस अनुसार आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। कहा कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? कहा असहयोग आंदोलन। ठीक है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत घटी थी? तो असहयोग आंदोलन, लखनऊ पैक्ट, रोलैक्ट एक्ट का बनना और साइमन कमीशन आना। चलिए प्यार दोस्तों, इसमें कहें कि कहा कि जालियांवाला बाग नरसंहार, मतलब नरसंहार का मतलब कि गोली तब तक चल चुका था, तो उससे पहले क्या बना था? स्वाभाविक है दोस्तों कि उससे पहले, चलिए एक एक करके देखते हैं। कहा असहयोग आंदोलन। तो भाई साहब ये असहयोग आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था वो 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था और जिसका अध्यक्षता किसने किए थे? गांधी जी किए थे। और इसी दिन दुर्भाग्य रहा कि इसी दिन बीजी तिलक की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बीजी तिलक की क्या हो गई थी? बीजी तिलक की मृत्यु हो गई इसी दिन दोस्तों। मतलब बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु कब हो जाती है? असहयोग आंदोलन में दिन भर रहते हैं और शाम को इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए लखनऊ पैक्ट क्या है दोस्तों? एक्चुअली यहाँ पे चलिए लखनऊ पैक्ट, ये दोस्तों ये ऑप्शन जो है ना ये ऊपर नीचे दिया गया है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऑप्शन बी का बात हो तो ऑप्शन बी आपका यहाँ, ऑप्शन सी यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चलिए लखनऊ पैक्ट मतलब दोस्तों इसी में क्या था? गरम दल और नरम दल। क्योंकि गरम दल और नरम दल जो थे एक्चुअली 1907 के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? अलग हो गए थे। और इसमें गरम दल और नरम दल दोनों क्या हो गए? एकदम जुड़ गए। ठीक है, इसलिए चूंकि दोनों एक साथ पैक्ट हो गए, जुड़ गए, इसलिए इसका नाम लखनऊ पैक्ट हुआ। और लखनऊ अधिवेशन हुआ था इसलिए इसका नाम लखनऊ पैक्ट। और कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1900, चलिए इसको हम यहाँ लिख देते हैं, 1916 में हुआ था। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट का समय दीजिए। चलिए एक्चुअली क्या है, ये लखनऊ पैक्ट हुआ था। ठीक है, चलिए चलिए दोस्तों अब हम लोग आते हैं। तो ये कहें क्या चीज कि 1916 में हुआ था। ठीक है, अब देखिए अब रोलैक्ट एक्ट दोस्तों, ये एक्चुअली रोलैक्ट एक्ट कब बना था? ये किसमें? तो 1919 में 13 अप्रैल 1919 को घटना हुआ था और ये मार्च 1919 में बन के तैयार होकर लागू हो गया था। साइमन कमीशन जबकि क्या हुआ था दोस्तों? ये एक्चुअली 1929 में लागू हुआ था। ठीक है, तो और इस अनुसार आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, रोलैक्ट एक्ट का कहेगा दोस्तों बनना, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ दोस्तों कि रोलैक्ट एक्ट के विरोध में दोस्तों किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपका भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो कहा है कि रोलैक्ट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाया? प्यारे दोस्तों उस समय जो आंदोलन चलाने वाले व्यक्ति थे वो थे स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी थे। समझे? ऑप्शन नंबर डी। अब कहा दोस्तों कि द अनर्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता है। प्यारे दोस्तों द अनर्किकल
एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम जो होता है उसी को रोलैक एक्ट के नाम से जानते हैं प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। कि अखिल भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला साहसी कदम, तो प्यारे दोस्तों साहसी कदम में हो जाएगा। इसमें क्या किए थे गांधी जी, रोलैक एक्ट में ही क्या किए थे, अब सबसे ज्यादा साहसी कदम उठाए थे, तो ऑप्शन नंबर रोलैक सत्याग्रह। अब का दोस्तों कि रोलैक एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रतिबंध करना था, नहीं ये बिल्कुल नहीं था। सांप्रदायिक प्रतिनिधि का उसको हिंसा फैलाने से उसको क्या हो जाएगा, इसलिए भी नहीं था। देशद्रोह में आरोप नेताओं को बंदी बनाना, ये भी नहीं था। लेकिन दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना था। तभी तो क्या था दोस्तों, तभी आपका क्या किया गया था, तभी आपको इसमें शक के आधार पे अरेस्ट कर लिया गया, और इस अनुसार आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं प्यारे दोस्तों। कहा कि जब रोलैक एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था प्यारे दोस्तों, भारत का वायसराय कहा, तो कहा उसमें इरविन नहीं था। एक्चुअली इरविन जो है 1900, आप लोग जानते होंगे 1931 ईस्वी के आसपास में, 5 मार्च 1931 में इरविन और गांधी समझौता हुआ था, है ना, तो ये नहीं हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका होगा नहीं, रीडिंग भी नहीं होगा और वेवेल भी नहीं होगा दोस्तों। तो चेम्सफोर्ड आपका बिल्कुल सही है, 1916 से लेके और 1900, एक मिनट दोस्तों, 1916 से स्टार्ट होता है आपका, और ये 1900, चलिए दोस्तों इसको हम लोग थोड़ा सा सही कर देते हैं। चलिए और जेम्स फोर्ड वाला क्या था दोस्तों, 1921 में स्टार्ट हुआ था, 1916 से 1921। जेम्सफोर्ड का था 1916 से स्टार्ट हुआ था और 1921 तक उसका सेशन था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। कहा रोलैक्ट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था, जो रोलैक्ट एक्ट था दोस्तों उसको लाने का क्या प्रयोजन था, क्यों लाया गया था, भाई साहब भूमि सुधार करने के लिए तो नहीं लाया गया था। कहा कि बैंक बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करने के लिए ये भी नहीं लाया था, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में हुआ था, ये भी नहीं लाया था। कहा दोस्तों राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए आया था, और जिस अनुसार आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहा प्यारे दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रोलैक्ट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया, तो किस कारण से इसने धर्म की स्वतंत्रता को कम किया, ये भी नहीं हो जाएगा। इसने भारतीय परंपरागत शिक्षा को दबाया, ये क्यों दबाएगा भाई। कहा कि इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया, और ये बिल्कुल सही है, ये भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। 11 नंबर में कहा प्यारे दोस्तों कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता की इस्तीफा किसने दिया। यार दोस्तों जब हम टॉपिक पढ़ा रहे थे तो उसमें कहा है आपको कि शंकरन नायक एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, उन्होंने ही वायसराय के कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी जी इसका प्रारूप तैयार किए थे, और रविन्द्रनाथ टैगोर क्या किए थे, नाइट हुड का उपाधि वापस कर दिए थे, नाइट हुड का उपाधि वापस कर दिए। किसने, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दोस्तों। ठीक है, चलिए अब का दोस्तों बहुत यहाँ पे ये भी बहुत आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी में पूछा गया है। निम्नलिखित में से सही घटनाओं का दिए गए निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। कहा जालियांवाला बाग नरसंहार, डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, और 1919 का अमृतसर कांग्रेस का दिग्गज, सबसे पहले कौन हुआ था, बाद में कौन हुआ था, और सबसे बाद में कौन हुआ था। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें ये अमृतसर का अधिवेशन तो सबसे इसमें लास्ट हो जाएगा, सबसे पहले ये हो जाएगा क्योंकि पहले बंदी बनाया गया, तो फिर नरसंहार हुआ है ना, और उसके बाद इसका कांग्रेस का अधिवेशन होता है। तो 1 2 3 इसका मतलब 2 1 3, तो 2 1 3 पहला ही आपका ऑप्शन है, इसलिए आपका ऑप्शन पहला नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, स्वाभाविक है दोस्तों कि काल कोठरी के बाद नहीं की हो गई होगी, है ना, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए की गई थी, और इस अनुसार आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहा जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है,
प्यारे दोस्तों, जनरल डायर का नाम भी जालियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ है, जिसमें क्या करते हैं, वही गोली चलवाता है। कहा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जिम्मेदार वो डायर को किसने मार डाला। तो दोस्तों, उधम सिंह ने क्या किया था, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार को ओ डायर को मार डाला। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या देता है, जनरल ओ डायर देता है, कभी माइकल ओ डायर देता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि उन्हीं का नाम क्या है, माइकल रेजिनाल्ड जनरल ओ डायर, है ना। तो कई बार पूरा नाम देता है, कई बार आपका आधा ही नाम देता है, इसलिए कंफ्यूजन का कोई जरूरत नहीं है। जो पूरा हो, सबसे ज्यादा नाम हो, वही वही देना है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था, किसको। तो दोस्तों, आप जस्ट बताए हैं कि प्रारूप लिखने का जो कार्य सौंपा गया था, तो नेहरू जी को नहीं सौंपा गया था, सीआर दास को भी नहीं गया था, फजलुल हक को भी नहीं सौंपा, ये महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। और इस अनुसार आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। और ये आपका आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, कहा निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मोंटेंगी ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया। भाई साहब, आईएनए के सक्रियतावादियों को नहीं किया गया था, जालियांवाला बाग नरसंहार को कहा गया था। ठीक है, इसको भी नहीं, इसको भी नहीं। और ऑप्शन अनुसार आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब किन्हीं को भी कोई दिक्कत हो दोस्तों, किसी प्रकार का कोई परेशानी हो, तो आप इंस्टाग्राम के इस पेज पे आप हमको बता सकते हैं। और दोस्तों, जिन भी हमारे मित्र को, जिन भी हमारे दोस्त को अगर किसी प्रकार को कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, तो आप ये कर सकते हैं दोस्तों कि आप इस टेलीग्राम पे आपका ये क्या होगा, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपका टेलीग्राम पे जो भी होगा, ये पीडीएफ जो हो जाएगा आपके इस टेलीग्राम पे, डियर एग्जाम्स 1 बाय मधु करके है, उस टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, और वहीं पे आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये अपना इंस्टाग्राम पेज है, इसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। फेसबुक पेज है दोस्तों, और यूट्यूब भी पेज है आपका, डियर एग्जाम्स 1। दोस्तों, आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, या जो भी लोग को मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री या सिविक्स या ज्योग्राफी के बारे में जानकारी चाहिए, उनको ये चैनल रिकमेंड कर सकते हैं दोस्तों। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए दोस्तों, और अपने तैयारी में लगे रहिए। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।